हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका पार्ट नंबर है 7 नंबर। अब तक हम 6 पार्ट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 117 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 118 नंबर। इसमें भी लगभग हम 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 118 नंबर। 5 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी ई एक समतल में स्थित है। 3 बल ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर बिंदु ए पर कार्य कर रहे हैं तथा 3 बल सी बी वेक्टर, डी बी वेक्टर, ई बी वेक्टर बिंदु बी पर कार्य है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि 3 बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और 3 बल दूसरे बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पे निकालें परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या होगा, ऐड हो जाएंगे ये सारे परिणामी बल। परिणामी बल को किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए सी, इनको ऐड कर देंगे तीनों को, ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी पर कार्यरत बल को भी ऐड कर देंगे, सी बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे आर इक्वल, देखो यहाँ पे जो ए सी है तो सी बी को एक साथ लिख सकते हैं, यानी ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर और डी बी वेक्टर प्लस ऐसे ही क्या लिखेंगे इसे, ए ई वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ए सी और सी तो क्या है, कॉमन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, यहाँ से भी क्या लिखा जाएगा ए बी वेक्टर प्लस यहाँ से भी क्या लिखा जाएगा ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे परिणामी बल का मान कितना आ जाएगा, 3 बी वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर गिरती हुई नजर आ रही है। यदि वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हैं तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अब देखो हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिशा बना लेते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, यानी यहाँ पे हमें आदमी का वेग कितना दे रखा है, जैसे हमने आदमी का वेग मान लिया वी एम, मैन का वेग मान लिया, आदमी का वेग कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर। दूसरा दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे वी आर हमने मान लिया बारिश का वेग, वी आर हमने क्या मान लिया, वर्षा का वेग, ये हमने मान लिया। एक हमें कोण दे रखा है, थीटा इक्वल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखें, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है उसका वेग देखें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया वी एम, इस प्रकार से काल्पनिक के रूप में माने तो ये बिंदु आ जाएगा डी, जैसे ये बिंदु हमने मान लिया डी, ये मान लिया सी और ये मान लिया हमने बी, ठीक है। अगर हम इसके निर्देशांक देखें तो वर्षा का वेग इंटू गुरुत्वीय त्वरण और ये हो गया वी आर और एम, ठीक है, ये हो गया वेग। अब देखो यहाँ पे ये कोण बनेगा, ये बनेगा थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे बारिश का वेग, बारिश का वेग क्या होता है, बारिश का वेग
यानी वी आर वेक्टर इक्वल व्यक्ति का वेग, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा। यहाँ पे वी आर निकाला हमें, वी आर इक्वल क्या निकालेंगे यहाँ पे, वी एम कितना दे रखा है 20, टेन थीटा दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है थीटा, थीटा हमें यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 20, 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 20/√3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें देखो, यदि वर्षा की बूंदें वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हों तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, कितनी होगी 20/√3। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 120 नंबर का, यदि अल्फ़ा बीटा गामा किसी संख्या p लेस देन 0 के घनमूल हों तो किन्हीं तीन संख्याओं x y z के लिए x अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन x बीटा प्लस y गामा प्लस z अल्फ़ा का मान होगा। अब देखो, हमें पता है कि इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो हमें पता है इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं। घनमूल होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब देखो, हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमने मान लिया कि अल्फ़ा इक्वल हमने मान लिया क्यू, और बीटा इक्वल मान लिया हमने क्यू ओमेगा, और गामा इक्वल हमने मान लिया क्यू ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। अब ये हम यहाँ ये मान हमें निकालना है, तो ये मान सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जगह देखो x अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन में x बीटा प्लस y गामा प्लस z अल्फ़ा। यहाँ पे किसी संख्या p के घनमूल ये हो जाएंगे सारे के सारे, यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या मान आ जाएगा, सारे मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x क्यू प्लस ये हो जाएगा x क्यू, और ये हो जाएगा y क्यू डब्लू प्लस z क्यू डब्लू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा x क्यू ओमेगा प्लस y हो जाएगा क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस z क्यू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, q क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पर q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मान बचेगा x प्लस वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर, नीचे मान बचेगा x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z। ठीक है, ये मान बचेगा। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसे थोड़ा सरल करके लिखें, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। अब z के इंटू में अगर हम 1 लिखें तो उसे 1 को क्या ले सकते हैं हम, z ओमेगा क्यू। अब देखो यहाँ पे सब अगर नीचे से हम ओमेगा कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा, x प्लस वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर, और नीचे x प्लस वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 1/ओमेगा। ठीक है, ये मान आ गया 1/ओमेगा। अगर हम इसे ऊपर नीचे क्या कर दें, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा क्यूब बट्टा ओमेगा, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अगर आपने इकाई के घनमूलों का मान याद कर रखा है तो ओमेगा का मान कितना होता है, हमेशा ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा -1 -√3 आइटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ये किसका मान होता है, ओमेगा स्क्वायर का। अगर आपको पूछे ओमेगा का मान तो वो होता है -1 +√3 आइटा अपॉन में 2। अब देखो ये मान हमें निकालना है, यहाँ पे इक्वल ओमेगा स्क्वायर आया था, तो ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 -√3 आइटा।
देखो यहाँ पे दोनों माइनस कहीं पर भी नहीं दे रखे, आप देख सकते हो ऑप्शन में कि यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दे रखे दोनों माइनस में। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं आएगा। सॉरी, डिलीट नहीं हुआ था, 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, ग्रीन की परमें प्रयुक्त होती है XY समतल में रेखीय समाकलन के उसी XY समतल में के पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करने के लिए, एक क्षेत्र V के द्विसमाकलन को त्रिसमाकलन में परिवर्तित करने के लिए, पृष्ठीय समाकलन को रेखिक समाकलन में परिवर्तित करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि XY समतल के रेखीय समाकलन को उसी XY समतल के पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करने के लिए। अगर आपको पता हो नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि ग्रीन परमें क्या होती है। ग्रीन परमें क्या होती है, जैसे ये हो गया हमारा रेखीय समाकलन P dx प्लस Q dy, इसी को क्या करती है ये क्या करती है, पृष्ठीय समाकलन XY तल के पृष्ठीय समाकलन में चेंज करती है। रेखीय समाकलन को किस में चेंज करती है, पृष्ठीय समाकलन, यानी S। कैसे सोल्व करेंगे, डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y dy और dx ये होती है। तो यहाँ पे XY समतल के रेखीय समाकलन को किस में चेंज कर रही है, पृष्ठीय समाकलन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। 122 नंबर का क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे वेग कितना दे रखा है, वेग दे रखा है 490 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। यह वापस उसी जगह पर कितने समय पश्चात आएगा। अब ये वापस इसी स्थान पर कितने समय, देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका जो समय है वो है t, और वापस आया तब भी समय क्या लगेगा, t। तो यहाँ पे कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय यानी कैपिटल T कितना हो जाएगा, 2t, ये हो जाएगा कुल समय हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, 490 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा, यानी 490 सेंटीमीटर पर सेकंड को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 100 का भाग देंगे, तो इस जगह 490/100 मीटर पर सेकंड, 0 से 0 मान आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसे अगर हम g गुरुत्वीय वेग में लिखना, गुरुत्वीय त्वरण में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसे 2 से गुणा करूं 4.9 और 2 का ही भाग दूं, कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 9.8/2 मीटर पर सेकंड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 को g/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वे कितने समय में, अगर हम यहाँ पे v इक्वल क्या होता है, v इक्वल होता है u माइनस जी टी। यहाँ पे v का मान कितना होगा, 0 होगा, u का मान कितना हो जाएगा, u का मान ये वेग है कितना है, g/2 माइनस जी टी। यहाँ से t का मान निकाल सकते हैं, यानी g/2 का मान इक्वल है, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, यानी t का मान कितना आएगा, 1/2। तो हम कुल समय निकालें, कुल पूछा है हमें तो कुल समय कितना हो जाएगा हमारा 2t, यानी 2 × 1/2 कितना आ जाएगा, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होता है। वापस उसी जगह पर कितने समय पश्चात आ जाएगा, तो 1 सेकंड के बाद वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि a + b + c = 0 हो तो समीकरण 4ax² + 3bx + 2c = 0 के मूल होंगे। अब देखो हमें दे रखा है a b c विलोम कर रहे हैं R में, तो देखो हम यहाँ पे थोड़ा सरल करने के लिए अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। इससे कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि a इक्वल हमने मान लिया हमने 1, b इक्वल मान लिया हमने 2 और c इक्वल मान लिया -3।
अब देखो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पे मान रखें 1 + 2 - 3 कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये मान लिया। अब ये माना है तो ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, देखो यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगी 4, a का मान कितना है 1 x² + 3 × 2x, ये हो जाएगा -3c = 0। सॉरी c का मान ही तो 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 × 2। तो यहाँ से माना जाएगा 4x² + 6x - 6 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ये हमारी क्या आ गई, अक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मूल क्या है यहाँ पे देखो, मूल क्या होंगे, मूल के लिए मूल वास्तविक होंगे या क्या होंगे, उसके लिए क्या होता है कैपिटल D का मान b² - 4ac, D इक्वल b का मान यहाँ पे कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर -4 × 4 × -6, तो यहाँ से हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 96, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना माना जाएगा यहाँ से 36 और 96 हो जाएंगे 132। ये हमेशा आएगा ग्रेटर देन, यानी डी का मान क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी मूल हमेशा क्या होंगे वास्तविक। अगर लेस देना आता तो क्या होते काल्पनिक, इक्वल आता तो क्या बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे अगर ग्रेटर देन है तो क्या होंगे वास्तविक। अतः दी गई इक्वेशन के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। 2 वर्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वर्त से बाहर बाह्य वर्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब देखो हमारे पास 2 वर्त है, जैसे ये एक तो ये हो गया, ठीक है, जैसे इसका सेंटर हो गया हमारे पास C1, तो त्रिज्या इसकी कितनी मान ली हमने, जैसे इसकी त्रिज्या है 2। दूसरा आप देखो आंतरिक है तो इस प्रकार से, दूसरा होगा आंतरिक स्पर्श कर रहा है तो इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसका केंद्र मान लिया हमने C2, ये हो गया C2, ये हो गया केंद्र C1। अब देखो यहाँ क्या कह रखा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वर्त से बाहर बाह्य वर्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यानी ये हो गया आंतरिक, इसके देखो बाहर हम एक जीवा खींच लेते हैं, जैसे हमारी ये हो गई जीवा, ठीक है, जैसे A और B, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। अब यहाँ इस प्रकार से देखो C1 तो क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, और मतलब इस C1 केंद्र है पहले वर्त का, C2 केंद्र है दूसरे वर्त का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या ही होगी, ये कितनी हो जाएगी हमारी 3। अब देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये हो गया Q। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो C1P देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक वर्त की त्रिज्या ही तो होती है, तो C1P कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। दूसरा है PQ, P और Q, ये देखो व्यास ही तो होगा, तो PQ कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा व्यास। अगर हम देखें C2P, अगर इसमें से हम ये घटा दें तो C2P आ जाएगा, यानी C2P क्या हो जाएगा हमारा PQ - C2Q, यानी कितना हो जाएगा 4 - 2 4 माइनस कितना हो जाएगा ये C2Q, क्यों तक है तो 4 - 3 कितना हो जाएगा ये हमारा 1, यानी ये Q C2 घटाया तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है त्रिभुज C2PA में पाइथागोरस प्रमेय से C2P में कोण है, कोण P इक्वल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हम AP निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास AC2 है 3,
ए पी निकाल सकते हैं। तो ए पी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए पी यानी ये कोण 90 डिग्री का है। तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी कितना हो जाएगा, सबसे पहले ए सी 2 का स्क्वायर माइनस पी सी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से ए पी का मान कितना आएगा, देखो ए पी का मान आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे √8। √8 को क्या ले सकते हैं, 2 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, ए बी यानी हमें क्या पूछिए, बाह्य वर्त पर जीवा की अधिकतम लंबाई यानी ए बी पूछिए। अब हमें पता है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये इसे क्या करता है, 2 समद्विभाजित यानी बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ए बी यानी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए पी प्लस पी बी। ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके इक्वल होगा यानी ये हो जाएगा 2 ए पी हमने निकाला है, ए बी का मान कितना हो जाएगा 2, ए पी हमने निकाला है 2 √2 यानी कितना आ जाएगा 4 √2 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी तो हम 2 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 125 नंबर का क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है। यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, यह तर्क का अध्ययन है, यह सावधानी, शुद्धता एवं सुंदरता की प्रणाली है, ये समस्याओं को हल करने का साधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समस्याओं को हल करने का साधन है, दृष्टिकोण नहीं है। शुद्धवादी गणितज्ञों का दृष्टिकोण ये समस्याओं का हल करने का एक क्या है, साधन। ऑप्शन नंबर 4th हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको शुद्धवादी गणित की मूल विशेषताएं। शुद्ध गणित की मूल विशेषताएं फर्स्ट हो जाएगा प्रयोज्यता, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे अमूर्तता, थर्ड हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, फोर्थ हो जाएगा सरलता, फिफ्थ हो जाएगा तार्किक, 6 हो जाएगा परिशुद्धता, सुधार, 7 हो जाएगा कठोरता, पवित्रता और सौंदर्य। ये हो जाएगा शुद्ध गणित की मूल विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर 4th हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2 बल P तथा Q, 2 बल दे रखे हैं P तथा Q। ये बल हो गया P, जैसे ये बल हो गया Q और ये बल हो गया P। परिणामी बल क्या है, R। परिणामी बल क्या है यहाँ पे, R। यदि P को इस प्रकार से बढ़ाया जाए, मान लीजिए P को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, P' बढ़ाया जाए कि नया परिणामी बल R व P के मध्य कोण को, यानी यहाँ से ये कोण कितना बनता है हमें पता है, अल्फा कोण बनता है। तो क्या कर रहा है, R व P के मध्य कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। यानी अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो एक जो परिणामी बल होगा, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पे R' परिणामी बल मान लिया, तो ये क्या करेगा, देखो इस कोण को समद्विभाजित कर देगा, अल्फा/2 और ये हो जाएगा अल्फा/2। तो बल P में वर्दी बराबर है, यानी ये जो हमने वर्दी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये किसके बराबर आएगी। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वर्दी किसके बराबर है, P' के बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर आती है,
देखो यहाँ पे क्या है, परिणामी बल, ये इसका परिणामी बल है आर डेस, यानी परिणामी बल दो सदिश के बीच, दो सदिश कौन से हो गए, पी और आर के बीच के कोण को केवल तब ही समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है जब वे क्या हों, समान हों, समान लंबाई के होते हैं। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो इसने साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि ये जो इनके बीच है, पी और आर के बीच जो कोण है उसको समद्विभाजित करता है, इन्हें दो बराबर भागों में बांटता है। और ये हम जानते हैं कि दो बराबर भागों में तभी बांटेगा जब दोनों बल क्या हों, इक्वल हो, यानी दोनों की लंबाई क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो P का मान किसके इक्वल आ जाएगा, P डेस का मान किसके इक्वल आ जाएगा, R के। P डेस का मान किसके इक्वल आ जाएगा, R के। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी बल P में वृद्धि बराबर, P में वृद्धि हमने कितनी की थी, P डेस। अब परिणामी बल तो यहाँ पे देखो ये R ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये R डेस था, तो यहाँ पे ये जो P डेस का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तभी इसको समद्विभाजित करेगा जब इन दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल पाई हो तो इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। अब देखो यहाँ पे कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। पाई से घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इधर से ये कितना हो जाएगा, पाई से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस जेड। यहाँ से देखो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, माइनस का जेड। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर से अंडर रूट हट जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मान क्या आएगा, अगर यहाँ से हम मान देखें तो हमें तो किसका मान निकाला, देखो ऑप्शन से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालें, तो इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ इधर पहले से ही है तो जेड स्क्वायर इक्वल, ये वन ऐसा कैसा रहेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस टू एक्स वाई जेड। यानी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, यदि वी वेक्टर इक्वल वाई जेड आई केफ प्लस थ्री एक्स जेड जे केप प्लस टू के केफ हो तो कर्ल वी वेक्टर होगा। यहाँ पे हमें बताना है कि वी वेक्टर का मान कितना होगा। सबसे पहले देखो इसे कंपैरिजन कर ले हैं, वी वेक्टर क्या होता है, वी वेक्टर होता है F1 आई केफ प्लस F2 जे केफ प्लस F3 के केफ। अगर इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से F1 का मान कितना आ जाएगा, वाई जेड,
F2 का मान कितना आ जाएगा 3xz और F3 का मान कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमें देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, करल वी वेक्टर ज्ञात करना है। तो करल वी वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो करल वी वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर डेल क्रॉस वी वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा डेल F3, सारणी के रूप में लेकर भी आप सरल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये याद हो अच्छे से तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। डेल F1 अपॉन डेल जेड आई कैफ प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F3 अपॉन डेल एक्स जे कैफ प्लस डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई के कैफ। अब देखो हमारे पास सारे मान हैं। सबसे पहले F3 का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये तो कितना हो जाएगा 0। F1 का z के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पे ये F2 है, भी F2 का करेंगे यानी ये हो जाएगा z के सापेक्ष 3x आई कैफ प्लस फिर करेंगे F1 का z के सापेक्ष तो ये हो जाएगा y माइनस इसका अक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा जे के प्लस फिर F2 का करेंगे अक्स के सापेक्ष, F2 का करेंगे अक्स के बाद तो 3z माइनस F1 का करेंगे y के सापेक्ष तो ये हो जाएगा z के कैफ। तो यहाँ से हमारा करल वी वेक्टर का मान कितना आ जाएगा -3x आई कैफ प्लस वाई जे कैफ, ये हो जाएगा प्लस 2z के कैफ। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 129 नंबर। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/3। एक भुजा के रूप में माध्यिका द्वारा गठित यानी माध्यिका से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्या लिख सकते हैं हम 4/3। इसे हमने मान लिया कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हेरोन सूत्र से, या हेरोन सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है √s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ पे s का मान कितना हो जाएगा 9 + 12 + 15 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, यानी s का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 36/3 यानी कितना हो जाएगा 12। यहाँ से कितना मान आ जाएगा हमारा 12, s का मान 12 आ गया। a का मान देखो यहाँ पे कितना है, a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 15। यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्षेत्रफल कितना आएगा, s का मान लिखेंगे 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू में 12 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, ये तो 0। यहाँ पे देखो s का जो मान निकाला है यहाँ पे भी फॉर्मूले में 2 आएगा 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ये यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से मान आएगा 18, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 18 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू में कितना हो जाएगा, फिर 18 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 6
इंटू 18 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 12 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 18। तो इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट आएगा 54। अब देखो ये क्या आ रहा है हमारा, हेरोन सूत्र से क्या आ रहा है, मादिका द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है। हमें क्या पूछा, जो त्रिभुज मेन त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4/3 गुणा 54, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 72। ये कितना हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एस क्या होता है, a + b + c/2। तो यहाँ से a का मान कितना है 9, b का मान कितना है यहाँ पे 12 और c का मान कितना है 15। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये मादिकाओं को भुजाएं मानकर क्या कर सकते हैं, तो जो मेन त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूहरचना है। बताना है, समस्या समाधान व्यूहरचना, व्याख्यान व्यूहरचना, अनुसंधान व्यूहरचना, समूह परिचर्या व्यूहरचना। तो इसका आंसर होगा व्याख्यान व्यूहरचना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, यहाँ पे देखो दे रखा है, एक त्रिभुज जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, जैसे ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, मान लीजिए हमने मान लिया ओ। अब देखो ए की जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है 32, 24 और 32। तो हमें पता है ये हो गई जैसे एक जीवा जिसे हमने मान लिया ए और बी, दूसरी जीवा मान लीजिए ये हो गई हमारी सी और डी। अब इसकी लंबाई है वो तो कम होगी, यानी इसकी टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 24, इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 सेंटीमीटर। ये हो गई क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी, कितनी है 20। यहाँ से क्या डाला जाता है, इस पर लंब डाला जाता है। अब हमें पता है कि जब भी वर्त के सेंटर बिंदु से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसे क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने मान लिया P और इसे मान लिया हमने Q। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे OA, ये भी क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी, OA बराबर OC कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा AP बराबर PB कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बंट जाएगी। ऐसे ही CQ इक्वल QD हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ले लिया हमने OPA, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा OP इक्वल कितना हो जाएगा √OA² माइनस AP²। सारे मान हमारे पास है, मान रखेंगे। OA का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर माइनस AP का मान कितना है 16, यानी 16 का स्क्वायर। यहाँ से मान आएगा √144, मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई OP, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब देखो हमें क्या बताना है कि बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, दोनों जीवाओं के मध्य। तो इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा आ जाएगा OQC, त्रिभुज OQC में यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OQ का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा OQ का मान कितना हो जाएगा, OQ का मान हो जाएगा OC का स्क्वायर माइनस CQ का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर माइनस 12 का
स्क्वायर, मान कितना हो जाएगा, ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 16 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालनी है कि दोनों जीवाओं के मध्य दूरी, दोनों जीवाओं के मध्य दूरी, देखो यहाँ पे हमने ओ पी निकाला, ओ पी कितना आ गया हमारा यहाँ से, ओ पी कितना आ गया 12, एक आ गया ओ क्यू तो वो कितना आ गया 16। अब ओ क्यू से अगर ओ पी घटा दें तो जीवा की लंबाई या बीच की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ से दोनों जीवाओं के मध्य दूरी यानी पी क्यू का मान कितना आएगा हमारा, ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी पी क्यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 28 साथ में आएगा नहीं आएगा। अब 28 कैसे आ सकता है, देखो मान लीजिए एक जीवा तो क्या है सेंटर के इधर और एक से जीवा क्या है सेंटर के इधर, यानी क्या कहने का मतलब है, अतः दोनों जीवाओं केंद्र के विपरीत हो। यदि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत हो, यानी एक तो ओ के उधर साइड में स्थित हो, एक इधर साइड में स्थित हो, तब क्या हो जाएगी लंबाई विपरीत भी हो सकती है। यानी हमने तो एक साइड में ले ली लेकिन विपरीत भी तो हो सकती है। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी 16 प्लस 12 यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी या तो 28 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि समीकरण x क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0 का प्रारंभिक मूल 2.5 हो तो न्यूटन रेफसन के फॉर्मूले से अगला मूल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन रेफसन फॉर्मूले से अगला मूल क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। यहाँ पे एफ का मान क्या दे रखा है, पे एफ ऑफ एक्स एन का मान कितना दे रखा है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10। तो अगर हम इसका अवकलन करें तो एफ डैश एक्स एन का मान कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से देखो सबसे पहले एफ एक्स एन का मान कहाँ पे निकालना है हमें, 2.5 पे निकालना है। तो 2.5 तो यहाँ से मान आएगा 2.5 की क्यूब माइनस 2.5 माइनस 10। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मान आ जाएगा 3.125। ये किसका मान आ गया 2.5 का। अगर हम निकालें एफ डैश 2.5 का तो यहाँ से मान आएगा 3, एक्स के स्थान पे 2.5 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 17.75। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन हमने दे दी फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एन इक्वल क्या रखें, अगर हम 1 रखें तो ये हो जाएगा x2 का, यानी अगर हम माने कि ये x1 का मान है तो अगला x2 का होगा। तो x2 इक्वल x1 माइनस एफ x1 अपॉन में एफ डैश x1। तो यहाँ से x2 का मान कितना आएगा, x1 का मान कितना आएगा, x1 का मान दे रखा है हमें 2.5 माइनस ये हो जाएगा एफ 2.5 यानी कितना हो जाएगा 3.125 बट्टा अवकलन करने पर मान कितना आना है 17.75। अब देखो उसको कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ। x2 का मान कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा 2.3089। ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन रेफसन फॉर्मूले से अगला मूल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको क्लास के नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।